गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक नया वीडियो, एक नया कंसेप्ट लेकर, एक नई सोच लेकर एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। मुकेश कुमार राणा, एप्टीट्यूड एक्सपर्ट, रीजनिंग कोच। इस लॉकडाउन ने हमारी रेगुलरिटी आखिरकार तोड़ ही दी और हम लोग रेगुलर टाइम पर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। इसका हमें बहुत ही दुख और खेद है, लेकिन आपको सिखाना ही है और आपको सीखना ही है। मैं सिखाता रहूँगा, आप सीखते रहेंगे। चलिए ये सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो इस बार लेकर के नहीं आया हूँ, एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन उसकी उपयोगिता और सारी बड़ी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एक चैप्टर का कोई सवाल नहीं है। ये ऐसे मैं कुछ आपके लिए तरीके लेकर के आया हूँ जो कि मोर देन वन चैप्टर्स में आपको आसान करने वाले हैं। आपके लिए सिर्फ 5 सवाल ऐसे चुनकर लाया हूँ जिसको हल करने के दौरान मैं आपको बता पाऊँगा और आप इस बात को देख पाएंगे कि कैसे अगर सवालों को समझने का, सोचने का नज़रिया बदल लिया जाए तो सवाल जो कि बहुत ही कठिन दिखते हैं उसको आसान किया जा सकता है। सिर्फ 5 सवाल आप गौर से देखेंगे, सारे सवालों को अंत तक देखिए और समझने की प्रयास करना है आपको कि कैसे इन सवालों को सोचकर हम इस तरह के सारे सवालों को कम से कम समय में और बिना एक टफ अप्रोच लगाए हुए बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करके आप ये कंफर्म कर लें कि आगे इसी सीरीज में और भी उपयोगी जो वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश करें तो आपको सही समय पर सूचनाएं मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपको ये टेक्निक यूज़फुल लगे और आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अंत में ये वीडियो शेयर करके अपने सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास, स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ आसानी से ले सकें। मैं आपसे आगे भी इसी प्रकार की यूज़फुल सारी चीज़ें आपको लाता रहूँगा। आप पूरी तरह से अच्छे तरह से इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। 5 सवाल को आप आराम से बार बार रिपीट करके या फिर उसको पॉज करके देख लें और उसके बाद हमें बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। फिर मैं आपको बात करूंगा कि किस प्रकार से इनको एप्लीकेशन किया जा सकता है अदर टाइप ऑफ सवालों पर कुछ आगे वाली वीडियो में। ये रहा आपका पहला सवाल जिसे हमें हल करना है, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। ज़रा गौर करेंगे इस बात को। यहाँ पर हमारे सामने 3 वेरिएबल्स हैं, ए, बी और सी। मैं चाहता हूँ कि इसमें से कम एक वेरिएबल कम हो जाए तो मेरी आसानी और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए मैं किसी एक को 0 कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए को 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि b प्लस सी मिला करके 6 हुआ। यानी यहाँ से मेरा कंक्लूजन है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर भी चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0, a की वजह से ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला, बी सी इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर भी इसको वैल्यू को पुट करना है जहाँ जहाँ a है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में 0 इसलिए इस पूरे सेगमेंट को, इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। यहाँ पर ये भी a होने की वजह से पूरे टर्म को 0 कर देगा। और यहाँ पर हमारे सामने b प्लस सी का वैल्यू आपके सामने है 6 और बी सी का वैल्यू आपके सामने है 1, यानी इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। आपने देखा कि वैल्यू को स्मार्टली पुट करने से ये सवाल कितना आसानी से हमारे सामने सॉल्व हो गया। ये है हमारे सिलेक्शन का दूसरा सवाल। इसको हम लोग कंपोनेंटों का यूज़ करके बड़े आसानी से उड़ा देंगे। कैसे, देखिए कंपोनेंटों डिविडेंडों का रूल है कि एक ही चीज़ ऊपर प्लस में और माइनस में हो तो आप ऊपर में दोनों को जोड़ दें
और नीचे को दोनों को घटा दें तो आपको आ जाएगा क्या, ये ऊपर में और ये नीचे में लिखें, लेफ़्ट वाले को ऊपर में और राइट वाले को नीचे में लिखें। और इस साइड क्या करना है आपको, ऊपर में दोनों को जोड़ देना है, 2 और 1 3, और नीचे में उसको घटा देना है, 2 - 1 1 हो गया। पहला स्टेप ये हमारा हुआ। दूसरा स्टेप है हमारा स्क्वायर करना, क्योंकि अब रूट है सबसे पहले उसे ख़त्म करना है। तो रूट जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो वो रूट को ख़त्म कर देगा और इधर क्या हो जाएगा 9/1। फिर वही चीज़ आप देख रहे हैं कि फिर एक ही चीज़ प्लस में और एक ही चीज़ माइनस में है। इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड वाला 2 ऊपर और राइट साइड वाला x नीचे, और इस साइड में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 9 और 1 10, और यहाँ 9 - 1 8 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x = हो जाएगा 8/5 हमारा आंसर। ये रहा हमारा शानदार सा चौथा सवाल, अलजेब्रा पर, आइडेंटिटीज़ पर आधारित है। यहाँ पर आप तो शुरुआत इस बात से करें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों टर्म्स इक्वल हैं। हम क्यों बढ़ा लेंगे, हम मान लेते हैं, और या क्यों अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेते हैं, मान लेते हैं कि तीनों का वैल्यू 1 है और तीनों इक्वल है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि इक्वल कब हो सकता है फ्रैक्शन में, जब ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो। तो हम लोग पहले एक चीज़ फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि p = 0, q = 1 और r = 2। ये हम लोग अपने मन से मान लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाए, अलजेब्रा के आइडेंटिटीज़ में न फंसे इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 1 - 2, 2 - 0 और ये 0 - 1। ये वैल्यू हो गया -1, इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ये हो गया 2, इसलिए b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2, तब तो 2/2 = 1 आएगा। और यहाँ पर p - q का वैल्यू -1 है, इसलिए c का वैल्यू भी हमें -1 रखना है। अब इन सारे वैल्यूज़ को बस इसमें पुट कर लेना है। p का वैल्यू हमारा कितना आया था, हमने कितना पुट किया था, तो 0, तो इस कारण से यहाँ 0 × a 0 हो जाएगा। यहाँ पर q का वैल्यू हमारा 1 था और b का वैल्यू हमें कितना मिला है, 2 मिला है, तो हमने इसको पुट कर दिया v का वैल्यू। r का वैल्यू हमने 2 रखा था और c का वैल्यू हमारा आया था -1। हम क्या देख रहे हैं, ये तो 0 हो ही चुका है, ये 2 और ये +-2। फाइनली आंसर क्या आया, 0। देखिए कितनी आसानी से हमने जब स्मार्टली इसको वैल्यूज़ को पुट करना सीख लिया तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, इस कठिन सवाल को भी आसान कर लिया हमने। ये एक्सप्लेनेशन है हमारे नेक्स्ट सवाल नंबर 3 का, कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला 2 सर्कल है और उनके केंद्र के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए उनके बीच का जो कॉमन टेंजेंट उभय स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है जब इसकी अनुप्रस्थ काट की जाए। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर हम इस पूरे को 10 लें तो बराबर त्रिज्या होने के कारण इसका जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को एकदम मध्य बिंदु पर काटेंगी। ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है, इसलिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस है जो 3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि कोई भी रेडियस अगर टेंजेंट पे ड्रॉ किया जाए टेंजेंशियल पॉइंट पर तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लेंथ है। अब इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है और जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें ये 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर यूज़ में आएगा कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 5, तो एक और जो एक बचा हुआ है वो 4 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन सिर्फ इस ट्रायंगल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन टेंजेंट तो उतनी ही लंबाई पर एक इधर भी है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट इट। बस फिगर को ठीक से ड्रॉ करना है और समझना है।
ये लास्ट सा सवाल हमारे सामने है और इसमें हमको परिमेयीकरण करने का मन करता होगा शुरुआत में। अगर जो लोग नहीं जानते होंगे वैल्यू को पुट करना या उसको ट्रेडिशनली तरीके से हल करना चाहते हैं, वो कभी न कभी चाहेंगे इसको परिमेयीकरण करें। और वो एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत कम्बरसम प्रक्रिया है, थकाने वाली प्रक्रिया है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, आपका टाइम किल हो जाएगा। आप यहाँ पर खासियत देखें इन सारी बातों की, 8, 12 और 20 ये सब जो है वो किसके टेबल में आता है। तो हम ये देख रहे हैं 4 के टेबल में आता है। ये 4 × 2, ये 4 × 3 और ये 4 × 5 है। इसी तरह से नीचे को देखें 18, 27 और 45, ये तीनों किसके टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में आता है। 9 × 2, 9 × 3 और ये 9 × 5। अगर हम 4 को, चूँकि ये रूट के अंदर है, 4 को बाहर निकालना चाहें तो 2 बनेगा और 9 को बाहर निकालना चाहे तो 3 बनेगा। अब इसी के अनुसार इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 4 जो 2 बनकर बाहर निकला वो 6 बना दिया इसको, और अंदर बच गया 2, 6√2 माइनस। इसी तरह से आगे करते जाएं, आपको आई थिंक कि समझ में आ जाना चाहिए। 4√3 प्लस ये हो जाएगा 2√5 बाय, नीचे हो जाना है इस तरह से 3 3 जा 9, क्योंकि 3 बाहर निकल के आया, 3 पहले से था। 3√2 माइनस 6√3 प्लस 3√5। ठीक है, अब इसमें फिर से एक बार देख रहे हैं कि 6, 4 और 2 ये किसके टेबल में आता है, और 9, 6 और 3 किसके टेबल में आता है। यहाँ पर देख रहे हैं इन सब का HCF होता है 2, और ये सब 2 के टेबल में आता है जो हम कॉमन निकालने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5 आ जाने वाला है। और ये नीचे भी अगर 3 इसमें से कॉमन निकालें, क्योंकि ये सब 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 3 कॉमन निकाल लें तो ये भी हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3 प्लस √5। हुआ क्या कि ये दोनों देखिए एकदम एग्जैक्टली इक्वल आ गया। इनको हम कट कर लेते हैं, ये और ये दोनों कट हो गया, और हमारा फाइनल आंसर क्या, बड़ा ईजी सा आ गया, 2/3। ये 5 जो सवाल आपने सीखे हैं ना, वो सिर्फ सवाल नहीं है। इसमें जो हमने टेक्निक का जिक्र किया है, आप उसको ज़रा गहराई से सोचें कि अगर इसको फॉर्मल तरीके से बाय द वे बनाया जाता तो क्या इतने ही समय में मिल जाता इसका आंसर? जी नहीं मिलता। और टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है आपके कंपटीशन में। आपको टाइम बनाना है, टाइम बचाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड करके, जिस प्रकार से हर एक सवाल में टाइम बचाना है। ये टेक्निक उसके लिए बहुत ही प्रभावी और कारगर होती है, और 1 से अधिक चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। आप इसको सीख कर रखें, मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि और किस जगह पर इसको लगा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जल्दी ही एक और वीडियो लेकर के आपको कल परसों हाजिर होता हूँ। और आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि आप सोच रहे हैं कि ये लॉकडाउन के पोजीशन के बाद पता नहीं ये सरकारी जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जल्द ही और मैं आप लोगों से और स्वयं से और एक्सपर्ट से इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि इस गवर्नमेंट जॉब सेक्टर पर इस लॉकडाउन का और इस मंदी का, आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। सीखते रहें। धन्यवाद।